दुबई में हाल ही में कोप 28 का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेने पहुंचे हैं और हिस्सा लेने के लिए वो दुबई यानी कि यूएई में पहुंच चुके हैं और लगातार वहां पर भारत की जो प्रतिबद्धताएं हैं उनको जाहिर किया जा रहा है। भारत के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर कोप 28 और भारत इन दोनों के बीच क्या संबंध है और भारत कोप 28 को किस तरह से देख रहा है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम भारत और कोप 29 के बीच में जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को कोप 28 के बीच में जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट पर भी बात करेंगे कि ये क्या है, भारत इसको लेकर क्या सोचता है उसको भी समझेंगे और अंत में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत की ओर से जो प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के लक्ष्यों पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आप इसे बायोडाइवर्सिटी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं, आप इसे पोल्यूशन जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जिन सेगमेंट से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारत और कोप 28 की जो इक्वेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात की कि ये जो कोप 28 है इसका आयोजन यूएई के दुबई में किया जा रहा है और ये पूरा जो आयोजन है ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2015 के बाद से पहली बार है कि जब जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पेश किया गया है। अब आप सोचेंगे कि 2015 में क्या हुआ था, तो आपको याद होगा कि 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, पेरिस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे और यही अग्रीमेंट था जिसके तहत हमने अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य डिसाइड किए थे। हमने डिसाइड किया था कि हम 2030 तक हमारा जो तापमान बढ़ रहा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टारगेट थे ये आपके टारगेट पेरिस समझौते के तहत डिसाइड किए गए थे। अब आप सोचेंगे कि हमने बात की कि इसमें एक और डॉक्यूमेंट आ रहा है 2000 ये जो कोप 28 है इसमें एक नया डॉक्यूमेंट पेश हो रहा है। ये नया डॉक्यूमेंट क्या है, तो इस नए डॉक्यूमेंट का नाम है ग्लोबल स्टॉकटेक। अब ग्लोबल स्टॉकटेक में क्या किया जाएगा, तो ग्लोबल स्टॉकटेक को आप पेरिस समझौते के यानी 2015 वाला जो कोप था उसके एक एक्सटेंडेड वर्जन के तौर पर देख सकते हैं, उसके एक फॉलोअप के तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि ये जो स्टॉकटेक है ग्लोबल स्टॉकटेक इसके तहत मुख्य तौर पर जो पेरिस समझौता था और पेरिस समझौते के तहत हमने जो लक्ष्य डिसाइड किए थे उसके तहत जो उपाय किए गए हैं उन उपायों की समीक्षा की जाएगी कि हमने पेरिस समझौते के तहत जो लक्ष्य डिसाइड किए थे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने अभी तक जो कदम उठाए हैं, जो उपाय अपनाए हैं, वो उपाय कितने सफल साबित हुए हैं, कितने असफल साबित हुए हैं और अभी हमें कौन से उपायों को करने की जरूरत है। यानी कि ये जो ग्लोबल स्टॉकटेक है ये आपका GHG उत्सर्जन यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने में मदद करेगा, उसको लेकर उपाय सुझाएगा। इसके अलावा जलवायु कार्यवाहियों के बीच जो अंतर मौजूद है, यानी कि हम क्लाइमेट को लेकर कार्यवाही तो कर रहे हैं, हम कदम तो उठा रहे हैं लेकिन उन कदमों का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। तो दोनों के बीच आपका एक डिफरेंस मौजूद है, उस डिफरेंस को कम कैसे किया जाए ये इस पूरे डॉक्यूमेंट में बताया जाएगा। तो जाहिर तौर पर हमने बात की कि 1.5 डिग्री का लक्ष्य हमने डिसाइड किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो प्रयास हैं वो आपको इस डॉक्यूमेंट के तहत दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ पर भारत का क्या नजरिया आता है, भारत इसको लेकर क्या सोचता है, कोप 28 को लेकर क्या सोचता है। तो अगर भारत ने बीते दिनों एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत कोप 28 को एक मंच के तौर पर प्रयोग कर रहा है, एक स्टेज के तौर पर देख रहा है, जिस स्टेज से भारत अपने को एक लीडर के तौर पर पेश करेगा विकासशील देशों के, यानी कि भारत विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा कोप 28 के माध्यम से। भारत ने इस रिपोर्ट में कहा था कि विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। क्यों समझनी चाहिए, तो अगर आपको याद है हमारा द हिंदू वाला प्रोग्राम जिसमें हमने बात की थी कि दुनिया के जो विकसित देश हैं
वो दुनिया में कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। न केवल वर्तमान समय में सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं, बल्कि ऐतिहासिक तौर पर भी उन्होंने ही सबसे ज्यादा योगदान दिया है। जबकि दुनिया के जो गरीब देश हैं वो ना तो ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, ना ही वहां पर इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जलवायु परिवर्तन का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो दुनिया के गरीब देशों पर देखने को मिल जाता है। तो इसी वजह से भारत ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा था कि विकसित देश जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, उन्हें गरीब देशों की मदद करनी चाहिए ताकि वो जलवायु परिवर्तन के परिणामों से, प्रभावों से अपने आप को बचा सकें। तो इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो गरीब देशों पर पड़ रहा है उस प्रभाव को कम किया जा सके। यहां पर भारत ने एक और बात कही थी अपनी रिपोर्ट में। भारत ने कहा था कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कोई फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो विकसित देश हैं वो भी एक समान जिम्मेदार हैं और जो गरीब देश हैं वो भी एक समान तरीके से जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? क्योंकि जो विकसित देश हैं, जो अमीर देश हैं, उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है। किस 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 कीमत पर डेवलप किया है? तो उन्होंने पर्यावरण की कीमत पर डेवलप किया है। लेकिन जो गरीब देश हैं, गरीब देश ना तो कि अभी तक डेवलपमेंट कर पाए हैं और उसके बावजूद भी उन्हें सबसे ज्यादा प्रभाव झेलना पड़ रहा है। तो भारत ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो अमीर देश हैं उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और जो गरीब देश हैं उन्हें कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उनके प्रभावों को, उनके इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये भारत की रिपोर्ट में कहा गया था। ये हमने भारत और COP28 की बात की। अब हम बात करते हैं ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट को लेकर भारत का क्या मानना है। यानी कि जब COP28 की शुरुआत हुई तो इसमें एक ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट भी जारी किया गया कि हम यहाँ पर क्या क्या प्रपोज करते हैं। तो ड्राफ्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी और जो सबसे विवादास्पद बात थी वो ये थी कि ड्राफ्ट में कहा गया था कि दुनिया के जो भी देश इस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करेंगे, जो इसका हिस्सा हैं, वो अपने क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल, जिसमें आप कोयले को भी शामिल करते हैं, जीवाश्म ईंधन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, फेज आउट तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे, चरणबद्ध तरीके से। यानी कि एक साल में आप 10% खत्म करेंगे, अगले साल में आप 20% खत्म करेंगे। तो इस तरह का टारगेट आपका इस पूरे ड्राफ्ट में जारी किया गया है। लेकिन दुनिया के कई जो देश हैं वो व्यापक स्तर पर कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भारत भी शामिल है, इसमें आपका रूस भी शामिल है, इसमें आपका अमेरिका भी शामिल है, इसमें आपका चीन भी शामिल है। तो दुनिया के बहुत सारे देश इस पूरे डॉक्यूमेंट के, इस पूरे क्लॉज के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए भारत केवल इंपॉर्टेंट है। तो भारत की बात करते हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कोयले के उपयोग को हम भारत में नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि कोयला जो है वो भारत की इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में बहुत बड़े लेवल पर, बहुत व्यापक लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है वो कोयले के माध्यम से ज्यादा होता है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो साल 2022 के आंकड़े ये बताते हैं कि वर्तमान समय में हमारा तकरीबन 75% बिजली का जो उत्पादन होता है वो कोल के जरिए होता है, जबकि 23% उत्पादन हमारा अकेले रिन्यूएबल सोर्सेस से होता है, हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से होता है। यानी कि इसकी हिस्सेदारी अभी भी बहुत कम है और कोयले की जो हिस्सेदारी है वो बहुत ज्यादा है। तो इतनी जल्दी कोयले को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी विकास की भी कुछ जरूरतें हैं, हमारे डेवलपमेंट की भी कुछ जरूरतें हैं। और इसी वजह से भारत सरकार ने कोयले को खत्म करने से इनकार कर दिया है। कोयले को खत्म करने से न केवल इनकार किया गया है, बल्कि अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में कोयला और ज्यादा उत्पादित हो रहा है। कोयले के प्रोडक्शन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कैसे बढ़ोतरी आई है? तो साल 2022-23 में अगर आप देखेंगे तो कोयले के प्रोडक्शन में आपका 14.77% की वृद्धि देखने को मिली है। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो कोल प्रोडक्शन रहने वाला है वो तकरीबन 1012.14 मिलियन टन के आसपास हो सकता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और आपको याद होगा हमने इस पर भी बात की थी कि बीते दिनों जब COP28 की शुरुआत नहीं हुई थी तो उससे पहले एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में एक प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी, एक प्लेज आई थी, जिस प्लेज में इसी बात को दोहराया गया था, यानी कि फेज आउट तरीके से कोयले को कम करने की बात की गई थी। और भारत ने उस पर भी साइन नहीं किया था। उस पर तकरीबन 118 देशों ने साइन किया था, लेकिन भारत ने, चीन ने और रूस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो ये हमने बात की ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट की। अब यहां पर आप सोचेंगे अपने मन में कि भारत तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कोई प्रयास कर ही नहीं रहा,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कुछ प्रयास भी किए हैं, कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। जैसे कि 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ था, तो पेरिस समझौते के बाद दुनिया के अलग अलग देशों ने एनडीसी डिसाइड किए थे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया था, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को डिसाइड किया था। भारत ने भी किया था। भारत के पास तकरीबन 8 एनडीसीज मौजूद हैं, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को फेज आउट तरीके से अलग अलग माध्यमों से कम करने की बात की गई है। जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि हम जो हमारा गैस जो गैर जीवाश्म स्रोत है उससे 50% बिजली का उत्पादन करें 2030 तक, यानी कि 50% जो उत्पादन होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से किया जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट भारत का लक्ष्य है। एक लक्ष्य ये है कि हम विकसित देशों से वित्त प्राप्त करने की कोशिश करें ताकि हमारे देश में और ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो सके। तो इस तरह के जो टारगेट हैं वो भारत की ओर से अपने पेरिस समझौते के बाद डिसाइड किए गए थे और भारत ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी किया है। भारत लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की जो बिजली जरूरत है वो बहुत ज्यादा है और इसी वजह से भारत वर्तमान समय में रिन्यूएबल एनर्जी को पूरी तरह से नहीं अपना सकता, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है वो भारत में बहुत व्यापक स्तर पर मौजूद है। ये तो एनडीसीज की बात हुई। इसके अलावा आपको याद होगा कि कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगोव में और इस आयोजन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचशील का टारगेट डिसाइड किया था। 5 लक्ष्य डिसाइड किए थे, वो भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए थे। कौन कौन से लक्ष्य थे? इसमें पहला लक्ष्य था कि भारत जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल है उससे 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी विकसित करेगा। इसके अलावा हमारी जो जरूरतें हैं बिजली की वो 2030 तक 50% जरूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी की जाएंगी। इसके अलावा हमारा जो कार्बन एमिशन है उसको हम 2030 तक 1 बिलियन टन उसमें कमी लेकर आएंगे। तो ये टारगेट आपके कोप 26 में डिसाइड किए गए थे। इसके अलावा कार्बन इंटेंसिटी को कम करने की बात की गई थी कुल जीडीपी के 45% तक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था वो था 2070 तक कार्बन न्यूट्रल की स्थिति को प्राप्त करना, यानी कि कार्बन तटस्थता को प्राप्त करना। तो ये जो गोल है ये भी भारत सरकार द्वारा ही डिसाइड किए गए हैं और भारत सरकार इन टारगेट्स को, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। तो ये हमने इस पूरे विषय पर बात कर ली है। इस पूरे विषय को विस्तार से यहाँ पर हमने समझ लिया है। अब हम अंत में एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर आसानी से इस प्रश्न के जवाब को ढूंढ सकते हैं। क्या है हमारा प्रश्न? हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि एनडीसीज निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेरिस समझौता, ऑप्शन बी ग्लोबल स्टॉकटेक, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आप इस सवाल के जवाब को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए, थोड़ा पीछे जाइए और जहां पर हमने एनडीसीज की बात की थी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात की थी, वहां पर दोबारा से जाकर समझिए कि ये किसके बाद डिसाइड किए गए थे। तो आसानी से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।